Hello students, I Krunal Parmar. Today we are going to start a new chapter of science for class 9, chapter number 10, gravitation. Today we are going to start first lecture of this chapter. Now we start with the introduction portion of this chapter. In the previous chapter, we studied that until an external force act on a body, the body at rest remain at rest and a body under the motion continues its motion. जब तक कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक जो बॉडी रेस्ट कंडीशन में है वो रेस्ट कंडीशन में रहेगी, जो बॉडी मोशन कर रही है वो कंटिन्यू अपना मोशन करेगी. जो हमने इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्दर व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट without applying any force, the body moves downward with accelerated motion. जब कोई बॉडी को हम कोई ऊंचाई से ड्रॉप करते हैं, कोई हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो उस पर अगर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो भी वो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन करती है. दिस विल शोज दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स द अर्थ. तो इसका मीनिंग ये होता है कि कोई ना कोई फोर्स लग रहा है वहाँ पे जो बॉडी को नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो अर्थ की तरफ खींच रहा है. Further, we know that the earth is spherical and it rotates about its imaginary axis in the space. Why don't we fall down even through the earth rotating about its axis? Due to which reason the moon revolves around the earth, why the earth and other planets revolve around the sun. While investigating about the answer of this question, Sir Isaac Newton said that gravitational force is responsible for such phenomena. तो जब जितने भी हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आए, जो जितने भी ये फिनोमिनन है, उसका एक ही आंसर है, इट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स. उसका जो आंसर किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था कि सभी क्वेश्चन जितने भी हमारे माइंड में है उसका एक ही आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अब हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या. बिफोर स्टार्टिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स will acting around us, in which first one is a gravity or gravitational force. Second one is electromagnetism, in which magnetism or electrostatic force are involved. Third one is a weak nuclear force and fourth one is a strong nuclear force. अर्थ पे अलग अलग जो फोर्सेस है उसमें एक है ग्रेविटी, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. अभी इसकी जो हम स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे जो लेस स्ट्रेंथ वाला जो फोर्स है वो ग्रेविटी फोर्स है. उससे ज़्यादा जो हेवियर फोर्स है, यू कैन से दैट इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. उससे ज़्यादा है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स और उससे ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. तो यहाँ पे जो फोर्स जो लग रहा है उसकी इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के ऑर्डर में रखा है. सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी है? ग्रेविटी की है. उससे ज़्यादा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की. तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स और उससे ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. दिस आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स विथ देयर स्ट्रेंथ. नाउ वी start our first topic, the name of the chapter, gravitational force. Now what is gravitational force? Why it act? Gravitational force of the earth or a gravity, it is a force is necessary to produce a motion in a body. A body drop from a height falls toward the earth. It indicates that the earth exerts a force of attraction. तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी बोलेंगे. जब भी कोई बॉडी को कोई हाइट से हम फ्री फॉल करवाएंगे,
या उसको वहाँ से छोड़ेंगे तो वो ऊपर नहीं जाएगी, वो सीधा अर्थ की ओर टूवर्ड्स द अर्थ ही वो मूव करेगी. दिस विल इंडिकेट दैट सम force is act over there which attract the body towards it. This force is called as a gravity. Now, in fact, the earth attract all the object towards its center. The force with which earth is pulls the object toward it is called as the gravitational force of the earth, or it is called as a gravity. तो जो क्या है, the force with which earth will pull the object toward it is called as a gravitational force, or it is called as a gravity. Now, the gravitational force between the sun and the earth keep the earth in the uniform circular motion around the sun. तो जो हमारी अर्थ पृथ्वी हमारी अर्थ पृथ्वी सन के अराउंड जो मूव करती है, सर्कुलर मोशन करती है, वो किसके कारण है? वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फॉर होल्डिंग द एटमोस्फियर अबव द अर्थ. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अर्थ का एटमोस्फियर पॉसिबल है. सेकंड, फॉर द रेन फॉलिंग टू द अर्थ. ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण ही रेन फॉल होती है अर्थ पे. थर्ड वन, फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ये पॉसिबल है. फोर्थ वन, फॉर कीपिंग अस फर्मली ऑन द अर्थ. हम जो ये अर्थ पे खड़े हैं, बैठे हैं, ओके, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है. फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ. तो जो मून अराउंड द अर्थ मूव कर रहा है, ओके, रिवॉल्विंग कर रहा है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है. दीज आर द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द ग्रेविटेशनल के कारण ये सब चीज़ें पॉसिबल है. So that we can say that gravity keeps the moon orbiting the earth. We can say that it holds the stars together. Gravitation के कारण है ये possible है. It will prevent the planets from losing their atmosphere and binds galaxies together for billions of the years. तो gravitation के कारण ही ये सब चीज़ें possible हैं. Now we discuss what is gravitational force. Already we discussed, but again we discuss what is gravitational force. Any two body of the universe possessing a mass attract each other. This force of attraction is called as a gravitational force. Gravitational force is said to be a universal force. तो ये जो gravitational force है वो यूनिवर्सल फोर्स है, वो यूनिवर्सल में अप्लाइड होता है. यूनिवर्सल के सभी प्लैनेट्स के लिए वो ट्रू है, वो यूनिवर्सली अप्लाइड होता है. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इट. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज सेड दैट every object of the universe attract other object. The force of attraction between the two objects is proportional to the product of their mass, and it is inversely proportional to the square of the distance between them. The direction of this force is along the line joining the center of the object. This statement of this universal law is known as Newton's universal law of gravitation. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि यूनिवर्स में जो भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में आते हैं, ओके, वो उनके मास के प्रोपोर्शनल में होते हैं, और वो जो उनके जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं. दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज अ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. नाउ
अभी हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट every other body with the force which is directly proportional to the product of their mass। मतलब यहाँ पे समझो, यहाँ पे दो बॉडी इंडिकेट की गई है। फर्स्ट वन है मास m1, दूसरा है मास m2। यहाँ पे दो बॉडी हमने ली है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। नाउ दिस ग्रेविटेशन फोर्स is directly proportional to the product of their mass। That's why we can say that first sentence, this gravitational force is directly proportional to the product of their two masses, means F is proportional to m1 and m2, m1 into m2, and it is inversely proportional to the square of the distance between them। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस है। आर का जो स्क्वायर है वो आर स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मीन्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लिए हम दो चीज़ इंडिकेट कर सकते। फर्स्ट वन इज F1 इज प्रोपोर्शनल टू m1 into m2, F1 is proportional to m1 into m2 and F is proportional to 1/r²। ये जो दो चीज़ मैंने बताई आपको, वो है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। डेट्स वाई वी कैन राइट दैट F इज इक्वल टू m1 into m2/r²। और वी कैन से दैट अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखे तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू के फॉर्म में। दैट्स वाई वी कैन राइट दैट F इज इक्वल टू G m1 into m2/r², where G is a constant, it is called as a universal gravitational constant। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल दूर किया, इक्वल टू का लिखा, तो एक कांस्टेंट हमको रखना पड़ेगा, वो यहाँ पे G रखा, तो G वो क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। नाउ वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट आपको याद रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अलग अलग फोर्स है, उसमें सबसे जो वीक में वीक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। Second, it is an attractive force. Third, it is a mutual force, means what? First body attract the second body and the second body attract the first body with equal force। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो म्यूचुअल फोर्स है। थर्ड, it is a central force, means what? It act along the line joining द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ये फोर्स कहाँ पे लगा गया, ये समझो ये फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। फिफ्थ, इट इज अ मास एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट। यहाँ पे फॉर्मूले में आप देख सकते हो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। दैट्स वाई दिस ग्रेविटेशन फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड R मीन्स इट इज अ डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। सिक्स वन, इट ओबेज inverse square law। Seventh, it is a long range force। 8, it does not depend on the medium between the interacting the body। It does not depend on the medium between the interacting bodies। These are some properties of the universal gravitational force। नाउ अभी हमने डिस्कशन करना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, G से हम इंडिकेट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या था, F इज इक्वल टू G m1 into m2/r²। वही इक्वेशन में अगर हम इन टर्म्स ऑफ वो G लिखेंगे तो हमको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का फॉर्मूला मिलेगा। तो G इज इक्वल टू, वी कैन राइट दैट F
into r square upon m1 into m2. Now keep in your mind what is the value of this universal gravitational constant G. The value of this G is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg स्क्वायर. जी की जो वैल्यू है आपको याद रखनी है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ जी does not depend on the medium between the two bodies. The value of G is the same throughout the universe and hence its name universal gravitational constant. तो यहाँ पे जो G की जो वैल्यू है वो यूनिवर्सली सेम होती है. That's why ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके आगे यूनिवर्सल वर्ड यूज हुआ है. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G is different from acceleration due to the gravity. Therefore, the correct symbol must be used accordingly. Now, जब भी ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है, अगर वो एक्सीलरेशन के कारण अगर वो चेंज होता है तो कैपिटल G के जगह पे हम स्मॉल g यूज करेंगे. ओके. नाउ द SI यूनिट ऑफ दिस G इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg square. Now, if two bodies of mass 1 kg each are separated by 1 meter from each other, then we can write that capital G is equal to capital F. Means what? अगर दो बॉडीज जो सेम मास की होगी 1 kg की, उन दोनों को हम 1 मीटर डिस्टेंस पे एक दूसरे के पास रखेंगे तो वहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि G इज इक्वल टू F जितनी होगी. देयरफॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन which exists between two bodies of unit mass kept at a unit distance from each other. Now, importance of this universal law of gravitation. The universal law of gravitation explains the several phenomena which were not explained previously. Is first, the force that binds us to the earth. Second, the revolution of the moon around the earth. This is responsible. Third, the revolution of planet around the sun is due to this gravitational. Fourth, the tide and the ebb that arise due to the moon and the sun. जो समुंदर में जो टाइड और एब जो प्रोड्यूस होते हैं ओके ड्यू टू द मून एंड द सन, वो भी ग्रेविटेशन होगा तो ही पॉसिबल होगा, वरना नहीं. तो ये जो 4 बातें मैंने बताई उससे ज़्यादा भी है, लेकिन 4 जो बातें हैं आपको याद रखनी है कि वो सब किसके कारण पॉसिबल है, वो ग्रेविटेशन के कारण ही पॉसिबल है. तो हमने जो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखा, उसके बेस पे अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. कैसे ये एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकली जो चीज़ है उसको कैसे हम समझ सकते हैं, उसके लिए हम एग्जाम्पल लिखेंगे. ये जो एग्जाम्पल मैंने लिए वो आपके बुक के इलस्ट्रेशन के एग्जाम्पल हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे. इफ़ द मास ऑफ ध्वनित एंड राजेश आर रिस्पेक्टिवली ऑफ 42 kg एंड 50 kg. तो यहाँ पे जो ध्वनित का जो मास है वो 42 kg है और राजेश का जो मास है वो है 50 kg एंड दे आर 1 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर. तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर दूर एक दूसरे से वो खड़े हैं. देन व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम. तो उनके बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर पहले लिखेंगे ध्वनित का जो मास है m1 इज इक्वल टू 42 kg. देन राजेश का जो मास है m2 इज इक्वल टू 50 kg. उन दोनों का डिस्टेंस
डिस्टेंस हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, तो r इज इक्वल टू 1 मीटर. नाउ वी नो द इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स F इज इक्वल टू g m1 m2 upon r square. What is the value of g? We know that 6.67 into 10 raised to minus 11. m1 की वैल्यू यहाँ पे 42 है, m2 की वैल्यू 50 है, r स्क्वायर r की जो वैल्यू है 1 है, 1 का स्क्वायर. So by simplifying or calculating this, we get the value of force यानी gravitation force. It is 1.4 into 10 raised to minus 7 Newton. So we can say that this shows that gravitational force acting between Dhanit and Rajesh is F is equal to 1.4 into 10 raised to minus 7 है. That's why this force is very much less. So we can say that कि उनके बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो निग्लिजिबल है और उसकी जो वैल्यू है वो F इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 न्यूटन जितनी होगी. Let's take another example. Example 2. An apple of mass 150 gram falls on the surface of the earth from negligible height in comparing with the radius of the earth due to the gravitation. तो यहाँ पे एक एप्पल जो 150 ग्राम का है वो निग्लिजिबल हाइट से गिरता है अर्थ पे. कैलकुलेट द ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द एप्पल एंड द अर्थ. तो अर्थ और एप्पल के बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो फाइंड आउट करना है. ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बोथ ऑफ देम ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स. तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हमको फाइंड आउट करना है. यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ दिया है 6 इंटू 10 रेज़ टू 24 kg एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड एप्पल दिया है r इज इक्वल टू 6.38 इंटू 10 रेज़ टू 6. लेट्स टेक द सॉल्यूशन. Here mass of apple m1 is equal to 150 ग्राम. 150 ग्राम को पहले हम कन्वर्ट करेंगे kg में. So we get the value of 0.150 kg. Next mass of the earth m2 is equal to 6 into 10 raised to 24 kg. यहाँ पे हमको डिस्टेंस मिला है r, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड एप्पल. R is equal to 6.38 into 10 raised to 6 meter. We know the equation of gravitation force F is equal to G m1 m2 upon r square. We know the value of G is 6.67 into 10 raised to minus 11. ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू सेम ही होगी. m1 की जो वैल्यू है वो 0.150, m2 की वैल्यू है 6 into 10 raised to 24, r की जो वैल्यू है 6.38 इंटू 10 रेज़ टू 6 का स्क्वायर. सो बाय कैलकुलेटिंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेविटेशन फोर्स F इज इक्वल टू 1.47 न्यूटन. 1.47 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 1.47 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नाउ ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व किया. अभी दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू दिस ग्रेविटेशन फोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द एप्पल ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ. तो अर्थ के लिए हमने a1 इज इक्वल टू एफ अपन m1. f हमको मिला है 1.47 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपन m1. m1 क्या है, mass of apple वो क्या है 0.150 kg. So by calculating this we get the value of this acceleration is 9.8 meter per second square. So we can write that the apple rushes toward the earth with the acceleration of 9.8 meter per second. Okay, अभी दूसरा एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करेंगे. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द अर्थ. पहले हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द एप्पल फाइंड आउट किया. अभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द अर्थ ड्यू टू दिस ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द एप्पल.
तो उसके लिए क्या लिखेंगे, A2 इज इक्वल टू एफ ओपन M2। एफ की जो वैल्यू है वो सेम हमको जो मिली है वो 1.47 इंटू 1.47 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। M2 की जो वैल्यू है मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻⁻20 6 इंटू 10⁻+24 kg है। ओके, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, +24 होगी। ओके, तो बाय सिंप्लीफाइंग दिस और कैलकुलेटिंग दिस वी गेट द वैल्यू of A2 is equal to 2.45 into 10⁻⁻25 meter per second square. Thus the earth moved towards the apple with the acceleration of 2.45 into 10⁻⁻25 meter per second square हम उसको बोल सकते हैं। Here one things to be noted that here A1 is not equal to A2 और A2 को जो वैल्यू है वो मोर लेस देन टू द A1 है। सो वी कैन से दैट हेंस द एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ द एप्पल कैन बी ऑब्जर्व बट द एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ द अर्थ कैन नॉट बी ऑब्जर्व। दिस हैपन्स बिकॉज द मास ऑफ द अर्थ इज मैनी टाइम्स लार्जर देन द एप्पल। Next, move towards the third example. A coconut of 1.5 kg fall from the coconut tree of certain height with the acceleration due to the gravity of the earth. Find the gravitational force of the earth acting on the coconut. With which acceleration will the coconut fall down? यहाँ पे mass of the earth दिया है 6 into 10⁻24। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड कोकोनट दिया है 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर। यहाँ पे कोकोनट का जो मास है 1.5 kg हमको मिला है। तो यहाँ पे दो मास है, फर्स्ट वन इज मास ऑफ कोकोनट M1 इज इक्वल टू 1.5 kg, मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg। नाउ डिस्टेंस दिया है दोनों के बीच का R इज इक्वल टू 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर। तो हम F की जो वैल्यू है फाइंड आउट करेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स F इज इक्वल टू G m1m2 अपन R स्क्वायर। G की वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻11, M1 की वैल्यू 1.5 kg है, M2 की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 है, R स्क्वायर R की जो वैल्यू है यहाँ पे 6.38 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। सो बाय कैलकुलेटिंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेविटेशन फोर्स इज 14.7 न्यूटन, और यू कैन से 14.7 वो सेम है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको ये ग्रेविटेशन फोर्स F की वैल्यू मिली। नाउ वी फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ओवर देयर इज A इज इक्वल टू F ओपन M1। F की जो वैल्यू है 14.7, M की जो वैल्यू है मास ऑफ कोकोनट 1.5 kg। By calculating this we get the value of this acceleration produced in the coconut is 9.8 meter per second square. Thus we can say that the coconut moves toward the earth with the acceleration of 9.8 meter per second square. तो ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण कोकोनट जो अर्थ की टूवर्ड्स मूव कर रहा है वो कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और उसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो कितना है 14.7 न्यूटन या 14.7 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस टॉपिक इज illustration 4. The moon revolves around the earth due to gravitational force of the earth acting on it. If the mass of the earth, यहाँ पे mass of the earth मिला है मतलब M1 6 into 10⁻24 kg, mass of the moon मिला है M2 7.3 into 10⁻22 kg, and at one moment the distance between their center, यहाँ पे दोनों के बीच का जो distance है small r is equal to 3 into 84 into 10⁻8 मिला है,
देन कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। यहाँ पे फर्स्ट हमको ग्रेविटेशनल फोर्स F फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ मून ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि स्मॉल a फाइंड आउट करना है। कैपिटल G की वैल्यू फिक्स है, वो हमको मिली है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। लेट्स सी द सॉल्यूशन। Here we have the value of mass of earth m1 is equal to 6 into 10 raised to 24 kg. मास ऑफ द मून मिला है m2 इज इक्वल टू 7.3 इंटू 10 रेज़ टू 22 kg। यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून है स्मॉल r 3.84 इंटू 10 रेज़ टू 8 मीटर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैपिटल G की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, ये सब गिवन डेटाज है। तो G इज इक्वल टू कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर मिला है। सो वी नो द इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 अपन r स्क्वायर। G m1 m2 r स्क्वायर की वैल्यू इसमें रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट द आंसर ऑफ F इज इक्वल टू 1.98 इंटू 10 रेज़ टू 20 न्यूटन। तो ये इतना ग्रेविटेशन फोर्स वहाँ पे लग रहा है। Now we have to find out the acceleration produced in the moon due to this gravitation force. A is equal to F is equal to ma. So we get the value A is equal to F upon m2. F यहाँ पे क्या है 1.98 इंटू 10 रेज़ टू 20 जो फाइंड आउट किया है। m2 मतलब के वो क्या है, मास ऑफ द मून है 7.3 इंटू 10 रेज़ टू 22। By calculating this we get the value of acceleration is 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। सो यू हैव टू, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशन फोर्स और एक्सेलरेशन, कीप इन योर माइंड द इक्वेशन ऑफ दिस ग्रेविटेशन फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 अपन r स्क्वायर, और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो ये इक्वेशन A इज इक्वल टू F अपन m2। ये दो इक्वेशन आप को मालूम होंगे तो आप इजीली इस तरह के सम जो एक्सरसाइज में दिए हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।